Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. My name is Bhanu Priya and I am your teacher and educator for this specialization course of supervisor. So students, once again we are back with the MCQs discussions of the topic family marriage kinship. हमारे previous lecture में हमने family marriage kinship की क्लास ले ली, आपके साथ रिवाइज़ कर लिया, थोड़ा सा डिस्कस कर लिया और उसके जो मेजर MCQs की डिस्कशन है वो हम इस रिकॉर्डेड वीडियो में करने वाले हैं. ठीक है, तो वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन एंड थैंक यू ऑल. हमारे साथ जुड़े रहो, अपनी प्रिपरेशन करते रहो. जो लोग हमारे पेड सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने हमारा कोर्स परचेज़ किया हुआ है, उनकी इन्फॉर्मेशन उनको पता है कि सारा आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है. दोनों टाइप के जो हमारे कोर्सेज़ हैं, दैट इज़ द फुल कोर्स एज वेल एज द स्पेशलाइजेशन वाला जो पैकेज है, बोथ ऑफ देम आर कंप्लीट. ऑल द वीडियोज़ आर बीइंग अपलोडेड टाइम टू टाइम अलॉन्ग विद द PDFs. मॉक टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, तो जो लोग हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, इट इज़ फॉर देयर इन्फॉर्मेशन. गो थ्रू आवर मटीरियल वंस, you can compare, you can have a look that किस तरह का मटेरियल है, कैसे PDFs हैं, किस तरह की वीडियोस हैं, किस तरह की आपकी डाउट क्लियरेंस है. ठीक है, तो अब ये जो हमने आपके लिए सीरीज़ लॉन्च की है, आई एम श्योर ये किसी ने नहीं किया होगा. MCQs की डिस्कशंस जो है वो चल रही हैं, हमेशा से चल रही हैं, बट कमिंग लाइक फेस टू फेस विद द स्टूडेंट्स एंड रिवाइजिंग द टॉपिक्स अलॉन्ग विद यू. आपके साथ हम टॉपिक्स को रिवाइज़ कर रहे हैं. आपको मतलब जैसे हम बिल्कुल है ना आपके साथ खड़े हैं कि आपने पढ़ लिया, हम वहीं पे आपको नहीं छोड़ देंगे. ये जो हमारी रिवीजन वाली सीरीज़ है, दिस इज़ फुली अपलोडेड ऑन द यूट्यूब. हर एक क्लास जो है वो पूरा का पूरा सीक्वेंस में सब हमारे स्टूडेंट्स सब स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स पढ़ रहे हैं इस पोस्ट के लिए, सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए, उनके लिए स्पेशलाइजेशन की हम रिवीजन करवा रहे हैं. यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 4. तो यूनिट 1 और 4 जो है वो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट हो ही चुका है. बाय दिस वीकेंड इट इज़ गोइंग टू बी कंप्लीट. तो टुडे इज़ दिस क्लास 8 ऑफ यूनिट नंबर 1 और आज की हमारी क्लास में हमने MCQs डिस्कस करने हैं फैमिली मैरिज और किनशिप के. तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट MCQ. The process of breaking up a joint family starts from. जॉइंट फैमिली का ब्रेकअप होना, यानी इंडियन जो ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल फैमिली है, दैट हैज़ बीन अ जॉइंट फैमिली. उसका ब्रेकअप, उसका टूटना किस वजह से शुरू होता है? संस्कृताइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेक्युलरिज्म और वेस्टर्नाइजेशन. संस्कृताइजेशन इज़ अ प्रोसेस जहाँ पर यानी कि लोअर कास्ट के जो मेंबर्स हैं वो इमिटेट करके अपर कास्ट की अडॉप्शन करते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंडस्ट्रीज़ का आना एज अ मोड ऑफ प्रोडक्शन और उसके थ्रू जो लोग हैं वो गांव से उठकर काम करने के लिए शहरों की तरफ आते हैं. सेक्युलरिज्म वेयर रिलीजन इज़ reduced to an individual phenomena and westernization is the impact of West on Indian society. तो क्या इसका आंसर है? इसका आंसर इंडस्ट्रियलाइजेशन है. मैंने जैसा कहा कि इंडस्ट्रीज़ जब आई, जब मोड ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ बना तो इंडस्ट्रियलिज्म आया. इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पैक्ट से लोग अपने गांव छोड़कर, जॉइंट फैमिलीज़ को छोड़कर सेटल हो गए इंडस्ट्रीज़ के पास इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज़. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट व्हेन इट वाज पास्ड. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब पास किया था? 1961, 1972, 78 और 1960. वेरी इजी एंड वेरी कॉमन. 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था. क्वेश्चन नंबर 3. Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act was passed when? When was Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act passed? 2001, 8, 2007 or 11. So it was passed in 2007.
ये चीज़ें कुछ याद करने वाली हैं, कोई डिस्कशन वाली चीज़ नहीं है इनमें, तो आपने इनको याद करना है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है याद कर लें, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर सती प्रैक्टिस अबॉलिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो किस साल में, किस सन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सती की प्रैक्टिस को अबॉलिश किया था? 1820, 29, 28 और 50। सो द आंसर इज प्रोहिबिशन ऑफ सती एक्ट 1828। क्वेश्चन नंबर 5, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है, ये जो बुक है, ये बुक है, इसको मैं ऐसे आपके लिए इन्वर्टेड कॉमर्स में करती हूँ। ये बुक किसने लिखी है? मकाइवरन पेज 1927, वेस्टरमार्क 1921, दुर्खीम 1914 और किंग्सले डेविस 1920 DU। सो ये बुक जो है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज इज़ अ वेरी फेमस, वेरी कॉमन बुक, और इसके राइटर हैं वेस्टरमार्क। 1921 में ये बुक लिखी गई थी। तो ऑप्शन बी इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सटेंडेड फैमिली एज अ कॉम्पोजिट फॉर्म ऑफ द फैमिली। ये किसने कहा है कि एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो कॉम्पोजिट फॉर्म ऑफ द फैमिली होती है? बॉटमोर, ऑगबर्न निमकॉन्फ, इमाइल दुर्खीम और नन ऑफ देम। सो दिस स्टेटमेंट, इफ़ यू रिमेंबर, हमारी जो डिस्कशन हुई है या हमने जो हमारी डेफिनेशंस को रिवाइज किया था, उसमें ये जो हमारा पंच लाइन है, दिस इज़ बाय टी.बी. बॉटमोर। ओके, टी.बी. बॉटमोर ने कहा है फैमिली इज़ अ कॉम्पोजिट फॉर्म ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली इज़ कॉम्पोजिट फॉर्म ऑफ फैमिली। व्हेन द हिंदू मैरिज एक्ट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट, भारत सरकार ने हिंदू मैरिज एक्ट को कब लाया था? हिंदू मैरिज एक्ट के साथ जो साल लिखा होता है सबको पता है, बहुत इजी है, 1955। 1955। इन विच ईयर स्पेशल मैरिज एक्ट वॉज पास्ड। स्पेशल मैरिज एक्ट कब आया था? 1950, 1969, 52 और 54। तो स्पेशल मैरिज एक्ट स्टूडेंट्स, इट इज़ 1954 का ये एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट वाज पास्ड व्हेन। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट कब पास हुआ था? 1927, 1920, 29 और 30, जिससे हम शारदा एक्ट भी कहते हैं। दिस वाज 1929। 1929 में शारदा एक्ट या चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट वाज पास्ड। A social relationship based on descent from a common ancestor is। एक कॉमन एंसेस्टर से जब हम अपना डिसेंट ट्रेस करते हैं, यानी कि जब लोग कहते हैं दैट हम एक ही पूर्वज के वंशज हैं, एक ही हमारे बड़े हैं, तो उनका उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे सोशल रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? कॉन्सेंजीनियल रिलेशनशिप, अ फाइनल रिलेशनशिप, ईदर ए और बी, नीदर ए नॉर बी। पहले तो ये आपको रिवाइज हमने करवाया था, मैं फिर से बता दूं, कॉन्सेंजीनियल रिलेशंस ब्लड रिलेशन होते हैं, फाइनल रिलेशंस हमारे शादी से बने हुए रिश्ते होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज एक हैं या हम एक पूर्वज के वंशज हैं, तो वो शादी से रिश्ता नहीं हो सकता। जीजा और साले के पूर्वज एक नहीं होते ना, बिकॉज वो एक उनका रिलेशन आपस में शादी की वजह से है। फाइन, तो वैसे ही तो दिस इज़ अ ब्लड रिलेशनशिप, सो कॉन्सेंजीनियल रिलेशनशिप होता है। ओके, कॉमन एंसेस्टर की जब बात करें तो दिस इज बेस्ड ऑन अ कॉन्सेंजीनियल रिलेशनशिप। क्वेश्चन 11, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म किनशिप फॉर रिलेशनशिप्स कॉन्सेंजीनियल डिस्टिंग्विश्ड इट फ्रॉम अ फाइनल रिलेशनशिप्स। कॉन्सेंजीनियल और फाइनल रिलेशनशिप्स में डिफरेंस किसने किया था? मैलिनोव्स्की, रैडक्लिफ ब्राउन, नेडल और क्रोबर। तो हम अगर किनशिप की बात करें तो किनशिप के बारे में ये टर्म, ये बात जो है वो रैडक्लिफ ब्राउन ने इंट्रोड्यूस की थी। रैडक्लिफ ब्राउन हैज़ डन दिस। क्वेश्चन नंबर 12, अ क्लैन इज अ यूनिलीनियर डिसेंट ग्रुप, बाइलेटरल डिसेंट ग्रुप, मल्टीलेटरल डिसेंट ग्रुप और नन ऑफ दीज। अब किनशिप की रिविजन में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ किनशिप ग्रुप्स। सबसे पहला था क्लैन। तो क्लैन क्या होता है? क्लैन होता है
जिसमें एक कॉमन एंसेस्टर होते हैं और उनके डिसेंडेंट्स होते हैं। ओके, तो इट इज़ अ यूनिलीनियल, यानी एक लाइन में चलता है। फाइन, तो क्लैन इज़ अ यूनिलीनियल डिसेंट ग्रुप, बाइलेटरल नहीं होता। जैसे हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो हमारी पेट्रियार्कल या पेट्रीलिनियल मेनली सोसाइटी है, तो हम क्या कहते हैं, हमारे क्लैन के पार्ट हिस्से कौन हैं। अगर हम अपने पीछे परिवार देखें तो हमारे परदादा हैं, दादा हैं, पिता हैं, भाई हैं, आगे उनके बच्चे हैं, भतीजे हैं, यही कहते हैं। ये तो नहीं कहते कि दादी थी या दादा की बहन थी या परदादा की बहन थी, क्योंकि विमेन आर नॉट अ पार्ट ऑफ द क्लैन, और मे बी हम कहें कि एक ही लीनिएज में ये चलता है, इधर मेल और फीमेल, तो इट इज़ अ यूनिलीनियल डिसेंट ग्रुप। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। इट इज़ नॉट अ बाइलेटरल, दोनों नहीं आते, मल्टीलेटरल नहीं है, इट इज़ अ यूनिलीनियल डिसेंट ग्रुप। नाउ क्वेश्चन नंबर 13. A classificatory system differs from descriptive collateral relatives addressed or spoken of by terms which also apply to lineal relatives. अब ये पहली एक लाइन दी हुई है जिसमें ये बताया जा रहा है कैसे क्लासिफिकेटरी और डिस्क्रिप्टिव टर्म्स होती हैं किनशिप में। क्लासिफिकेटरी यानी कि जैसे हम कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं किनशिप में जिसे हम कह देते हैं कि सब लोग उसी क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, जैसे कि चाचा। तो चाचा एक क्लासिफिकेशन है कि ये हमारे मतलब पिता के छोटे भाई ही होंगे। लेकिन कुछ ऐसी डिस्क्रिप्टिव टर्म्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव जो अपने आप में डिस्क्राइब करती हैं कि ये कौन है। तो ये जो डिस्टिंग्विश है, ये जो एनालाइज, ये जो क्लासिफिकेशन है ना किनशिप टर्म्स की इनटू डिस्क्रिप्टिव एंड क्लासिफिकेटरी, ये किसने दिया है? Descriptive and classificatory terms of kinship, who has given this thing? तो ये मॉर्गन ने दिया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्वेश्चन 13 का आंसर सी है, लुइस मॉर्गन। 14. कॉग्नेटिक किनशिप सिस्टम इज को। अब इसमें ये वर्ड आ गया को का मतलब दोनों, तो यूनिलीनियल, बाइलेटरल, मल्टीलेटरल और एम्बिलेटरल। कॉग्नेटिक, तो को का मतलब दोनों तरफ से आ रहा है, तो इट इज़ अ बाइलेटरल किनशिप सिस्टम, ठीक है, बाइलेटरल है। अगला देखते हैं सवाल 15, क्वेश्चन 15. क्रॉस कजन्स आर चिल्ड्रन ऑफ सिबलिंग्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स, children of siblings of same sex, children of siblings of either sex, neither A nor B. 15th क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्रॉस कज़न्स कौन होते हैं, मैं समझाती हूँ। क्रॉस कज़न्स वो होते हैं जैसे मैं हूँ, मेरे भाई के बच्चे मेरे बच्चों के क्रॉस कज़न्स होंगे। अगर मेरी बहन है तो मेरी बहन के बच्चे और मेरे बच्चे पैरेलल कज़न्स होंगे, क्योंकि मतलब हमारी जो सिबलिंग्स ऑफ सेम सेक्स, भाई मतलब अगर लड़कों का भाई है तो दे आर द सिबलिंग्स ऑफ सेम सेक्स, और लड़की की बहन इज़ द सिबलिंग ऑफ सेम सेक्स। बट लड़की का भाई और लड़के की बहन दे आर क्रॉस सिबलिंग्स, मतलब इनका सेक्स सेम नहीं है, तो उनके जो बच्चे होंगे वो आपस में क्रॉस कजन्स होंगे। क्रॉस हो गया मतलब कि जेंडर हमारे पेरेंट्स का उल्टा है, मतलब एक दूसरे से अलग है। तो चिल्ड्रन ऑफ सिबलिंग्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स, क्रॉस कजन्स कौन है? चिल्ड्रन ऑफ दी सिबलिंग्स ऑफ दी ऑपोजिट सेक्स। क्लियर है, सिंपल है, मैंने बिल्कुल तोड़ के समझा दिया आपको, अपनी एग्जाम्पल देके समझा दिया। 16. हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म क्रॉस कज़न। अब ये क्रॉस कज़न टर्म किसने दी है? मॉर्गन, टायलर, रैडक्लिफ ब्राउन और लेवी स्ट्रॉस। सो दिस टर्म हैज़ बीन गिवन बाय E.B. टायलर, ओके, एडवर्ड बी टायलर। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़रूरी है, नहीं लिखी है, नहीं पता है आपको, अगर आपके लिए नई है प्लीज़ राइट इट डाउन। अब लिखना अपनी कॉपी में और उसको लर्न करना आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। Who among the following undertook comparative analysis of kinship organizations in the 4 cultural zones in India? इंडिया में kinship organizations को समझने के लिए 4 अलग अलग cultural zones की स्टडी
किसने की है, किसने नॉर्दर्न टाइप, सदर्न टाइप किनशिप सिस्टम, फिर वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न, ये किसने दिया है, सेंट्रल जोन दी है शायद और एक नॉर्थ ईस्टर्न दी है, ये किसने दिया है, डेविड मेंडलबॉम ने, आईपी देसाई ने, जेएस घुरे ने या इरावती कर्वे ने। तो स्टूडेंट्स ये स्टडी की है इरावती कर्वे जी ने। इरावती कर्वे ने इंडिया को 4 डिफरेंट कल्चरल जोन में डिवाइड करके किनशिप स्टडी किया है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टडी है इंडियन किनशिप सिस्टम की। 18th question, endogamy. Endogamy is a practice of marrying within a defined group, is a practice of marriage outside a specific group, a prohibited form of marriage, both A and C. तो endogamy क्या है? क्या ये प्रैक्टिस है कि किसी को अपने पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड ग्रुप के अंदर शादी करनी चाहिए? एंडो एंड एक्सो हमने कहे थे ना, रूल ऑफ मैरिज 2 हैं, एंडोगैमी, एक्सोगैमी। तो एंडोगैमी होती है कि आपको विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप शादी करनी है, एक्सोगैमी कहती है कि इस ग्रुप से बाहर शादी करो, ठीक है। जैसे एक्सोगैमी हम कहें कि समटाइम्स लाइक फैमिली से बाहर शादी करो, अपने विलेज से बाहर शादी करो, अपनी इमीडिएट सब कास्ट या गोत्र से बाहर शादी करो। वेयरएज एंडोगैमी कहती है अपनी कास्ट के अंदर शादी करो, अपने रिलीजन के अंदर शादी करो। तो अ प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन अ डिफाइंड ग्रुप एंड इट इज़ अ प्रोहिबिटेड फॉर्म ऑफ मैरिज? नो, इट इज़ नॉट अ प्रोहिबिटेड फॉर्म ऑफ मैरिज। तो आंसर इज ए ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। पॉलीगाइनी इज अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच? पॉलीगाइनी, आई सेड दैट पॉली होता है मैनी एंड गाइनी होता है फीमेल। अब देख लीजिए ऑप्शन में ये कहाँ फिट हो रहा है। वुमन मैरीज वन मैन, दैट इज मोनोगैमी। मैन मैरीज वन वुमन, वन एंड द सेम थिंग। मैन मैरीज अ नंबर ऑफ विमेन, नंबर ऑफ विमेन आ गई यहाँ पर। वुमन मैरीज मोर देन वन मैन, नो। सो ऑप्शन सी है। एक आदमी एक से ज़्यादा औरतों से शादी करे उसे हम पॉलीगाइनी कहते हैं। 20 question, what do you call a process by which a marriage recognized as valid can be revoked in the lifetime of the partners, who then revert to single status and are free to remarry? इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि जब वंस अपॉन अ टाइम एक शादी थी, लोग पति पत्नी की तरह रह रहे थे, अब वो रिलेशन ख़त्म हो जाता है, वापस वो सिंगल हो जाते हैं एंड दे आर लीगल एंड फ्री टू रीमैरी। उसे हम डिवोर्स कहते हैं, सेपरेशन कहते हैं, नलिटी कहते हैं, इधर ए और बी। उसको हम सेपरेशन कह सकते हैं क्या? सेपरेशन तो डिवोर्स से पहले की जाती। सेपरेशन अपने आप से भी कोई कर सकता है और कभी कभी जुडिशियल सेपरेशन होती है, जब कोर्ट कहता है कि अब आप लोग एक साथ नहीं रहेंगे, फिर सोच लीजिए वापस रहना है कि नहीं, और उसके बाद अगर नहीं रह सकते तो फिर तलाक होती है। नलिटी इज़ दैट शादी जो है वो नल एंड वॉइड है, इधर ए और बी। बी नहीं है तो डिवोर्स है ना। वैसे भी सीधा ही था बट मैंने आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दिए कि डिवोर्स होता है ये। शादी थी, अब शादी ख़त्म हो गई, दोनों सिंगल हो गए और रीमैरी कर सकते, किसी को करनी है करो, नहीं करनी नो प्रॉब्लम। 21. The procedures which apply to the transmission of property, either material or immaterial, from person to person at death is called. वो प्रोसीजर जिसमें मतलब प्रॉपर्टी, चाहे वो मटेरियल प्रॉपर्टी है, इमटेरियल प्रॉपर्टी है, वो पर्सन टू पर्सन इनहेरिट की जाती है या फिर जो ट्रांसमिट होती है उसे हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र और एसेट ट्रांसफ़र एट द टाइम ऑफ डेथ। एट द टाइम ऑफ डेथ एसेट ट्रांसफ़र, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ड्यूरिंग लाइफ टाइम होता है। अडॉप्शन तो इसका ऑप्शन है ही नहीं। इट इज़ इनहेरिटेंस, that whatever my ancestors owned once upon a time, now I own them because they are no more into this world. So by virtue of being their descendant, by virtue कि मैं उनका बेटा हूँ, उनकी बेटी हूँ, तो ये चीज़ अब मेरी है, तो उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। Question number 22. A small group composed of husband and wife and immature children, which constitutes a unit apart from the rest of the community, is known as. वो छोटा सा यूनिट जिसमें एक पति, पत्नी और उनके अनमैरिड
चिल्ड्रन रहते हैं, कुंवारे अविवाहित बच्चे, वो छोटा सा यूनिट, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली और पेट्रियार्कल फैमिली। जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली तो ये नहीं है क्योंकि छोटा सा यूनिट है। पेट्रियार्कल यहाँ पर कहीं अथॉरिटी की बात नहीं हो रही, सो इट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली। इसी को कहते हैं ना न्यूक्लियर फैमिली, सिर्फ पति पत्नी और उनके बच्चे जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। 23 question. Which family form do you think is dominant in the industrial societies of the world? Industrial societies में किस टाइप की फैमिलीज़ जो हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं? न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल पेरेंट, एक्सक्लूसिव फैमिली और फैमिली ऑफ कन्वीनियंस। A, B, C और D. It is nuclear family. Okay students, fair enough, understood. Question number 24. Which statement is correct? In India, nuclear family is the norm. क्या इंडिया में न्यूक्लियर फैमिली का ही प्रचलन है, प्रसिद्ध है हमेशा से? अगर हम भारतीय समाज की बात करें, इन इंडिया न्यूक्लियर फैमिली डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। इंडिया में न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं है। दो, न्यूक्लियर फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन हैज़ नेवर एग्जिस्टेड इन इंडिया। हालांकि एज एन इंस्टीट्यूशन हमारे देश में न्यूक्लियर फैमिलीज़ कभी नहीं होती थी, बट मोस्टली अब अर्बन इंडस्ट्रियल सेटअप में हमें ये देखने को मिलती हैं। या चौथा ऑप्शन कहता है न्यूक्लियर फैमिली जो है बहुत सारी ट्राइब्स में देखने को मिलती हैं। ट्राइब्स में तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती भैया। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हमारा ये नॉर्मल थिंग है या हमारा ट्रेडिशन ऐसा है, बट आज के टाइम में हमें ये देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन सी इसका अप्रोप्रिएट या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 25. डैश इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, फैमिली इज़ डैश पार्ट ऑफ सोसाइटी। फैमिली जो है वो सोसाइटी का कौन सा हिस्सा या कौन सा पार्ट होती है? फेडरल, सेंट्रल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। फैमिली इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। सबसे बेसिक जो हमारा फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी सोसाइटी का, वो होती है हमारी फैमिली। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है फैमिली। फैमिली इज़ द सेंट्रल यूनिट। Question number 26 says which of the following is not related to joint family? जॉइंट फैमिली से कौन सी चीज़ रिलेटेड नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जॉइंट फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? कॉमन प्रॉपर्टी, हाई इंटरैक्शन, बिग मेस और जनरेशनल रिलेशनशिप और ऑल ऑफ देम। इनमें से कौन सा फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? कॉमन प्रॉपर्टी है। हाई इंटरैक्शन ऑफ कोर्स होती है, जॉइंट फैमिलीज़ में बहुत लोगों की बातचीत होती है। बिग मैस वी आर नॉट श्योर। जनरेशनल रिलेशनशिप यानी कि रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो अक्रॉस जनरेशन होते हैं, दादा परदादा, बच्चे पड़पोते है ना, इस तरह से रहता है। एंड ऑल ऑफ देम। तो बिग मैस, दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो ये जो है जॉइंट फैमिली से रिलेटेड नहीं है। कईयों को जॉइंट फैमिलीज मेस लगती हैं, कईयों को ब्लेसिंग लगती हैं, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 27. पॉलीएंड्री सिस्टम एग्जिस्टेड इन इंडिया फ्रॉम विच पीरियड? हमारे देश में पॉलीएंड्री यानी कि मैनी हस्बैंड्स ऑफ वन वुमन कब से देखने को मिला है, कब से प्रेवलेंट है या एग्जिस्ट करता है? ऋग्वेदिक पीरियड, मौर्यन पीरियड, सातवाहनाज और गुप्ताज। तो इसका आंसर है ऋग्वेदिक पीरियड, बहुत पुराने समय से। क्वेश्चन 28. द मैरिज बिटवीन अ लो कास्ट मैन एंड अ हायर कास्ट वुमन इज रेफर्ड टू एज। नाउ सॉरी, ये इसका आंसर नहीं है। ओके, नियोग, अनुलोम प्रतिलोम या राक्षस? हाई कास्ट, लो कास्ट, मैन, वुमन, ठीक है। अब अगर हाई कास्ट वुमन लो कास्ट मैन से शादी करेगी, ये बनता है प्रतिलोम।
मैं रिवाइज करवा दूँ एक बार फिर। अगर हाई कास्ट मैन लो कास्ट वुमन से शादी करता है, ये बनता है अनुलोम। मैंने इसका एक जिस्ट जो आपको अपनी रिवीजन क्लास में, मेन क्लास में भी दिया था, वो ये है कि जैसे आप समझिए कि एक हाई कास्ट की वुमन लो कास्ट के मैन से शादी करती है, तो मतलब उसका प्रति या पति से आप याद करो, पति जो है वो लो, प्रतिलोम, तो इस तरह से माई पतीज ऑफ लो कास्ट टाइप से ना, प्रतिलोम, तो इसका आंसर प्रतिलोम है। तो अगर हम वुमन की बात करें कि हाई कास्ट मैन इज़ गेटिंग मैरिड टू अ लो कास्ट वुमन, जिससे कि एक वुमन का स्टेटस हाई हो जाता है, तो वो है अनुलोम। तो अनु, मैंने कहा कि एक अनु, एक लड़की का नाम अगर आप समझ लें तो वो आप कहेंगे कि अनु की शादी हुई तो उसका स्टेटस हाई हो गया। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फैमिली अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट थ्योरी। फंक्शनलिस्ट थ्योरी कहती है कि फैमिली का प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, transmitting cultural values, generating income और ensuring political stability। इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, कल्चरल वैल्यूज़ को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करना, इनकम जनरेट करना, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल या इनकम स्टेबिलिटी वाली कोई बात नहीं है। इमोशनल सपोर्ट भी प्राइमरी फंक्शन नहीं है, बट कल्चरल वैल्यूज़ को ट्रांसमिट करना सबसे प्राइमरी फंक्शन माना जाता है फंक्शनल थ्योरीज़ का फैमिली के लिए। Question number 30, which term refers to a social system in which descent and inheritance are traced through both the fathers and mothers side of family। जब descent या inheritance जो है वो father और mother दोनों की साइड से ट्रेस की जाती है, उसे क्या कहते हैं? मैट्रीलिनियल, पैट्रीलिनियल, बायलेटरल और मैट्रीलोकल। मैट्रीलोकल सबसे पहले छोड़ दीजिए, ये तो रेजिडेंस में आ जाता है। मैट्रीलिनियल मदर की लाइन में, पैट्रीलिनियल फादर की लाइन में डिसेंट, बायलेटरल इज दोनों में, तो बाय टर्म जिसमें आ रही है वही इसका करेक्ट आंसर है। सो सी इज द आंसर। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कम टू द एंड ऑफ द MCQ डिस्कशन और MCQs प्रैक्टिस फॉर द टॉपिक फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। सो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक भी ख़त्म होता है और हम आपसे मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में, विच इज़ गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 1, सोशल चेंज एंड उसके MCQs। ठीक है, सो कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।